गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ आज हम लोग फिर से बॉनी गुसेंस के थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम लोग पिछले बार बॉनी गुसेंस के फिलॉसफी को जानने का प्रयास किया था और आज इस मोनिस्टर के जो महान संत बॉनी गुसेंस के जो रचना हुआ, ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स हुआ, इसके विषय में हम लोग आज विशेष जानकारी, इसका पूरा स्ट्रक्चर और उसका प्लान को, जो कंस्ट्रक्शन और प्लान जो रह गया था, उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के विषय में कहा जाता है कि थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का ट्रांसलेशन हुआ था, लेकिन बाद में इसी ट्रांसलेशन को हेम्पेल ने भी किया था। वो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो ट्रांसलेशन था उसमें कई एक गलतियां हैं, अशुद्धियां थी और बहुत सारे फ्रेज जो हैं सो उसको छोड़े हुए गए थे। तो पुनः इस ट्रांसलेशन को सुधारने का काम किया गया था और जो हम लोग थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स को व्यवहार में लाते हैं वह TF एलन का ही थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स हुआ करता है। TF एलन का ओरिजिनल थेराप्यूटिक बुक को मान करके हम लोग चलते हैं। इसके सात इस के पहले एडिशन में 7 भाग थे, 7 पार्ट्स हैं इस थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में। सबसे पहला पार्ट जो है वह माइंड एंड इंटेलेक्ट को लेकर के है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है पार्ट ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स, मैंने बॉडी के पार्ट्स, लोकेशंस को दिया गया। और तीसरे पार्ट में सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स है, यानी कि संवेदना और जो उसके कंप्लेंट्स हैं उसको दिया गया था। इसको ये कई एक भाग में बटा हुआ है। इसके पहले में जनरल है, उसके बाद में ग्लैंड्स है, फिर बोन है और स्किन है। फिर चौथा पार्ट है स्लिप्स एंड ड्रीम्स के लिए, सपनों और निद्रा अवस्था के लिए। और 5वां पार्ट है आपको फीवर से। फीवर एक बृहद चैप्टर है इसमें, जिसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर आपको मिलेगा, कोल्ड स्टेजेज मिलेगा, ठंड फीवर में जब ठंडा अवस्था है, और फीवर के समय में कोल्डनेस है, फीवर के समय में कोल्डनेस है, और फीवर के समय में हीट है, पर्सपिरेशन है और कंपाउंड फीवर है ना। और इसी में कॉन्कॉमिटेंट कंप्लेंट्स की भी चर्चा की गई है। फिर छठा पार्ट जो है तो उसमें अल्टरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ हेल्थ, हेल्थ के अवस्था में जो परिवर्तन है, यानी कि मॉडलिटीज के विषय में दिया गया है। इसमें एग्रीवेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के हिसाब से एग्रीवेशन, और एग्रीवेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस, समय परिस्थिति और सिचुएशन के हिसाब से इसमें जो उसके बाद एमोलरेशंस बाय पोजीशन एंड सर्कमस्टांसेस। एमोलरेशन जो है तो पोजीशन और सर्कमस्टांसेस, मैंने कैसे बैठने उठने चलने, ये पोजीशन के हिसाब से है। और 7वां भाग जो है, 7वां चैप्टर जो है सो आपको रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज है। तो ये 7 चैप्टर वाला छोटा सा ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स है। हम लोग एक एक को फिर से पढ़ते हैं। इसके माइंड एंड इंटेलेक्ट चैप्टर में बहुत कम रूब्रिक्स है ना। माइंड और इंटेलेक्ट चैप्टर में बहुत कम रूब्रिक्स है, जिसके लिए कि अधिकांश जो बाद वाले चिकित्सक लोग बॉनी गुसेंस की क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, डॉक्टर बॉनी गुसेंस का कॉन्सेप्ट यह था कि पहले रोगी को शरीर के माध्यम से देख लो और मानसिक लक्षण के माध्यम से आप उसको पहचान करो। इसीलिए उन्होंने इसको छोटा रखा था। और अपने बॉनी गुसेंस के सारे वर्क को, सारे कामों को हम लोग कॉन्कॉमिटेंट के वैल्यू से देखते हैं। इसलिए मेंटल को उन्होंने कॉन्कॉमिटेंट मान करके चला था, इसलिए मेंटल को देखने के लिए अब इन्होंने स्थान छोड़ दिया था। और मेंटल में आपके माइंड जो सेक्शन है, 18 रूब्रिक्स है माइंड सेक्शन में, 18 रूब्रिक्स है आपको इंटेलेक्ट में, और 17 रूब्रिक्स है
इमोशनल एक्साइटमेंट एग्रेवेशन से। बस इतना ही है, 18 और 17। तो टोटल नंबर ऑफ रूब्रिक्स जो है सो आपको 18 + 18 + 17 है। अगर पूरे मेंटल एंड इंटेलेक्ट चैप्टर में देखिएगा तो 18 + 18 + 17 रूब्रिक्स है। माइंड सेक्शन में पहला माइंड सेक्शन, दूसरा इंटेलेक्ट सेक्शन, इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक विकास का, बुद्धि का सेक्शन, और तीसरा है एग्रीवेशंस एंड एमुलेशंस, इमोशंस कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, इसको लेकर के है। तो इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा रूब्रिक्स देने की आवश्यकता नहीं है। बाद के ऑथर्स ने, केंट ने तो बहुत ही विस्तार से मेंटल का दिया है, छोटे छोटे परिस्थितियों का। और ये है तो तीनों में, केंट में भी आपको ये आपका केंट में भी इमोशंस, इंटेलेक्ट और विल के में बांटा गया है सारे रूब्रिक्स को, लेकिन वो हर एक का वहाँ पर डिटेल्ड दिया गया है। इसीलिए केंट के रिपोर्टरी में आपको मेंटल रूब्रिक्स बहुत विस्तार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है और केवल एक थ्योरेटिकल पार्ट में है मेंटल रूब्रिक्स। इसमें खाली आपको इंडिकेट करने के लिए, अगर आपको इंटेलेक्ट बुद्धि से है तो आप वहाँ चले जाइए, इस 18 रूब्रिक्स में चले जाइए। अगर उसका मेंटल से माइंड से रिलेटेड है तो उसको आप इमोशन से में चले जाइए, और एक एग्रीवेशंस एंड एमुलेशंस में वहाँ पर चले जाइए। इसमें पूरा जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट ऑफ द होल मैन, एक मनुष्य का कॉन्सेप्ट पूरा दिया गया है। इसीलिए मॉडलिटीज और कॉन्कॉमिटेंट पर ज़्यादा महत्व दिया गया है। मनुष्य को एक रूप में देखने के लिए कहा कि कॉन्कॉमिटेंट, जब एक लक्षण को दूसरे लक्षण के साथ में नहीं देखिएगा, मॉडलिटीज में नहीं देखिएगा, तो आदमी का असलियत की पहचान नहीं होगी। ये विश्वास डॉक्टर बॉनिगसन का था, और यह विश्वास होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए, होम्योपैथिक प्रैक्टिस का आधार भी है। इसके पार्ट ऑफ द बॉडी को डॉक्टर बॉनिगसन ने एनाटॉमिकल स्कीमा जो हैनीमैन का है उसके आधार पर दिया है। हैनीमैन ने जैसे दिया है उसके एनाटॉमी का स्ट्रक्चर उसी हिसाब से दिया है। और पार्ट ऑफ जो है बॉडी, ये 24 पेज से लेकर के पेज नंबर 24 से पेज नंबर 142 तक ये इसमें दिया गया है। जैसे अगर इंटरनल हेड, ईयर, इंटरनल हेड, इसके बाद में एक्सटर्नल हेड और साइड ऑफ द हेड। जैसे हेड है तो आप बाद के रिपर्टरी में देखिएगा केंट में केवल एक ही भाग है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल हेड है, एक्सटर्नल हेड है और साइड ऑफ द हेड है। आई में भी लोकेशन दिया गया है, विजन अलग से। फेस में आपको दिया गया है लोकेशन एंड सेंसेशन। एब्डोमेन में आपको दिया गया है लोकेशन, उसमें फ्लैचुलेंस और स्टूल यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। यूरिनरी ऑर्गन और यूरिन एक अलग है। फिर सेक्सुअल ऑर्गन, मेंस्ट्रुएशन, लिकोरिया, ठीक है ना। रेस्पिरेशन, कफ, एक्सपेक्टोरेशन, एयर पैसेज, स्पेसिफिक लोकेशंस है। तो ये सब चैप्टर को देखिएगा, ये सारा अरेंजमेंट्स जो है सो रूब्रिक्स आपको दिया गया है। इनमें कहीं कहीं पर इसमें आपको एग्रीवेशन भी दिखलाई पड़ेगा और कहीं कहीं पर सेंसेशन भी दिखलाई पड़ेगा, लेकिन अधिकांश जगह पर न एग्रीवेशन दिखलाई पड़ेगा और न सेंसेशन दिखलाई पड़ेगा। मैक्सिमम जगह पर केवल लिखा हुआ है, जैसे इंटरनल हेड, दवा का नाम, उसमें क्या है ये नहीं लिखा होगा, किस तरह का सेंसेशन है, क्या मॉडलिटी, यह नहीं मिलेगा। केवल लोकेशन इस भाग में केवल लोकेशन को हम लोग देखते हैं, है ना, स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर स्पेसिफाई किया गया है लोकेशन में कि वह किस तरह का क्या सेंसेशन है और क्या सेंसेशन नहीं है। नेक्स्ट है चैप्टर है आपको सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स। इसमें एलेंस के एडिशन में सेंसेशंस को के नाम दिए गए हैं, और इसमें 3 टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स हैं, 3 तरह के रूब्रिक्स हैं। एक सब्जेक्टिव सिम्टम्स कहलाता है, दूसरा कंप्लेंट्स कहलाता है, और तीसरा ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स विथ फ्यू लोकेशन। यहाँ पे कुछ लोकेशन आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव सेंसेशन, कहाँ पर क्या महसूस हो रहा है वो इस तरह से आपको इसमें दिखलाई पड़ेगा। तो 3 तरह के सेंसेशन में 3 तरह के भाग हैं। एक सब्जेक्टिव सेंसेशन है, दूसरा कंडीशन है,
या कंप्लेंट्स है, और तीसरा है ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स एंड विथ द फ्यू लोकेशंस। ठीक है ना। तो ये सेंसेशन पार्ट है। सेंसेशन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि सेंसेशन जो है सो एक पर्सनल अनुभूति होती है, इसलिए बहुत ये महत्वपूर्ण है। और ये चैप्टर जो है सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हम सिम्टम्स को कंप्लीटनेस करने के लिए सेंसेशन का लेना जरूरी होता है। सेंसेशन को हम लोग मस्ट है लेना हम लोगों को। सब्जेक्टिव सिम्टम्स में जैसे डिजायर फॉर ओपन एयर, एवर्सन टू ओपन एयर, इंटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग, कपड़ा नहीं पसंद रहने पर, ये सब सेंसेशन के अंदर में इसमें डाला हुआ है। इंक्लिनेशन टू लाई डाउन, एवर्सन टू मोशन, डिजायर फॉर मोशन, रेस्टलेसनेस, सेंसिटिव टू पेन, ये सब दिया हुआ है। सिम्टम्स के डायरेक्शन दिए हुए हैं, जनरलाइज और डायरेक्शन साइड फ्लो। जैसे सिम्टम्स ऑफ वन साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्रॉस वाइज, लेफ्ट अपर, राइट लोअर एंड क्रॉस वाइज, है ना। तो जैसे जब आप रोगी देखिएगा तो आप देखिएगा कोई लक्षण खाली वन साइडेड है, कोई देखिएगा खाली लेफ्ट साइडेड है, कोई क्रॉस, इस तरह से क्रॉस बना हुआ है, ऊपर का भाग और नीचे का भाग एक साथ में दिखाई पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, ऑब्जर्वेशन है। जब आप रोगी देखिएगा तो उस समय में इसके कहेगा कि डॉक्टर साहब ये कंधा में दर्द हो रहा है और ठेहुना में दर्द हो रहा है, तो आपको ये क्रॉस दिखलाई पड़ रहा है। ठंडा में ये कंधा में बाएं साइड के कंधा में दर्द है और दाहिनी साइड के ठेहुने में दर्द है, तो ये क्रॉस वाइज सिम्टम्स हुआ। उसी तरह से कहेगा कि लेफ्ट टो माने अंगूठा में, लेफ्ट टो में है और राइट आपको फिंगर्स में है, राइट फिंगर्स में है और लेफ्ट टो में है, तो ये क्रॉस वाइज है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग आपको इस के अंदर में है। और ये सब शुरुआत जो किया गया है, बाद के रिपोर्टरी में भी इसको फॉलो किया गया है। इसको आप देखिएगा केंट में आइएगा तो जनरलिटी चैप्टर में ये आपको साइड ऑफ द बॉडीज करके दिया हुआ है, और उसमें लेफ्ट साइड, राइट साइड, क्रॉस वाइज, लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, ऐसे करके कई एक चैप्टर में बांटा हुआ है। तो ये एक हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस का भी अध्ययन होता है, क्योंकि ये गति को, सेंसेशन जो है सो बेसिकली गति को, मोशन, शरीर में क्या हरकत हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, कैसे उसको महसूस कर रहे हैं। फिर इसमें अगर कहीं पर ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं पर ट्यूबरकुलोसिस है या कन्वल्सन है, ड्रॉप्सी है, इमैसिएशन है, ये सब इन्होंने सेंसेशन में ही डालने का कोशिश किया है। टेंडेंसी टू टेक कोल्ड, नर्वस एक्साइटमेंट, हेमोरेज, फ्रोजन, हाथ पैर नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है कि मौत आने वाला है, इंड्यूरेशन, इन्फ्लामेशन, पैरालिसिस, ये सब जो है सो इसी सेक्शन में देने का दिया गया है। हालांकि ये एपोप्लेक्सी, कंजम्पशंस, कन्वल्सन, ड्रॉप्सी, इमैसिएशन और टेंडेंसी टू टेक कोल्ड ये सेंसेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इनको उस समय उन्होंने इसका यहाँ पर समावेश किया है। ठीक है ना। तो हमें इस बात का थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जानकारी रहने से आपको आसानी से आप रोगी के पास में ये चैप्टर ये अगर रोगी में मिलता है तो इस चैप्टर में आकर के आप इसके खोज सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स भी इसमें आप देखिएगा, ब्लैकनेस एक्सटर्नली, है ना, कैफ्रोलॉजी, है ना, बाहर में काला है, भीतर में अलग है, क्लमजीनेस, है ना, क्रैकिंग इन द जॉइंट्स, साइनोसिस, है ना, दिखलाई पड़ रहा है कि बॉडी नीला हो गया है, ये साइनोसिस कहलाता है। घुटने में या ठेहुने में या जॉइंट्स में कड़कड़ाहट की आवाज़ होती है, ये सब यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ेगा। फिर इस सेक्शन में आपको जम्हाई आना, नींदालू होना, नींद नहीं आना, पोजीशन ऑफ स्लीप्स और ड्रीम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर ड्रीम्स और ये सब इसी चैप्टर के अंदर में ऑब्जेक्ट सेंसेशन के अंदर में ही ये दिया गया है। नेक्स्ट है जो चैप्टर है वो आपका फीवर है। फीवर में 7 सब सेक्शन है ना, 7 सब सेक्शन है फीवर के अंदर में। और ये इस एडिशन, इसके हर एक एडिशन में इसके यहाँ पर है, इस सब हेडिंग से जो पहले था उसको हटा करके एक जनरल हेडिंग यहाँ पर बनाया हुआ है।
फीवर में जो आउटलाइन है उसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, माने फीवर के समय में ब्लड का पल्स का आपको गति देखना है ना, पल्स कैसे चल रहा है, मूवमेंट कितना है, इसकी जानकारी आपको मिलेगी। फीवर में आपको कोल्ड स्टेजेज, माने फीवर का जो ठंडे का, जैसे सुबह में शरीर बॉडी ठंडा है और शाम को गर्मी है, ऐसा एक मलेरियल टाइप ऑफ सिम्टम्स आपको दिखलाई यहाँ पर दिया हुआ है। फिर कोल्डनेस ऑफ द पार्ट है ना, ठंड बुखार के समय में सब कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर किसी आदमी को फीवर है तो उस समय में आपको यह भी फीवर है तो पूरे जगह पर फीवर होगा, लेकिन अगर उस आदमी में अगर आपको कहीं पर ठंडापन दिखलाई पड़े तो आपके लिए एक बहुत अच्छा लक्षण होता है। वह एक पिकुलरिटी को बताता है, पैर हाथ ठंडा है ना, नाक का टिप्स ठंडा है बुखार के समय में, उंगलियों में ठंडा है ना, सिहरन महसूस हो रहा है। तो यह यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर दिया हुआ। उसके बाद में हीट है, फिर पसीने का भी संबंध आपको फीवर में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद में कंपाउंड फीवर, कंपाउंड फीवर कहते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द फीवर, जैसे टाइफाइड फीवर ये सब है, और वो है। इसके बाद में कॉन्कॉमिटेंट्स के कंप्लेंट्स भी इसके अंदर में दिए गए हैं। तो ये हम लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा फीवर को समझने के लिए खास करके यह चैप्टर, और फीवर के विषय में आपको TF का एक अलग से इंटरमीडिएट फीवर करके आपको थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर की अलग पुस्तक भी उपलब्ध है ना, और उसका भी बेस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा चैप्टर है। और थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर जो एलेंस का है उसको आप देखिएगा बड़ा बृहत है, और उसको अगर आप अच्छा से अध्ययन कर लीजिएगा तो उतना ही दवा में आप फीवर को अच्छा से हैंडल करने में आपको सहूलियत होगा, है ना। फीवर का हैंडलिंग, फीवर का कैसे आप टैकल करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे और उसको दवा का चुनाव करेंगे, व्यवस्था कैसे करेंगे, वह फीवर थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर में आपको मिलेगा। TF का अच्छी पुस्तक है, और उसका बेस आपको यहीं पर थेराप्यूटिक पॉकेट बुक से ही जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है, ये फीवर चैप्टर में फर्स्ट डिवीजन में है। फीवर चैप्टर के अंदर में आपको एनीमिया दिखलाई पड़ेगा। पहले डिवीजन में एनीमिया मतलब रक्तहीनता, कंजेशंस है ना, जकड़न जैसा महसूस होना, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स ऑफ द ब्लड एंड सर्कुलेशन दिखलाई पड़ेगा, और पल्स मैंने बताया। इसके सेकेंड पार्ट में कोल्ड स्टेजेज है, जिसको कि हम लोग कहते हैं चिली पेशेंट, चिली स्टेज, और इसको चिलीनेस से मॉडिफाई किया गया है। और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को एलेंस एडिशन में रिवर्स किया गया है। फीवर में सर्कुलेशन है, चिलीनेस है, हीट है, कोल्डनेस इन जनरल है, और पसीना इन जनरल है। ठीक है, ये हम लोगों के लिए इसका स्ट्रक्चर इसमें है। जो रूब्रिक्स जो हैं, जो कि पर्सपिरेशन से डिवोटेड है, पर्सपिरेशन से रिलेटेड है, वह जनरली कंपाउंड रूब्रिक्स, कंपाउंड फीवर से रिलेटेड है। माने फीवर जैसे ट्यूबरकुलोसिस के समय में फीवर है, टाइफाइड के समय में फीवर है, जो और या और भी कोई भी मलेरिया के समय में बुखार है, तो उसमें में जो पसीना आता है वह कंपाउंड फीवर से रिलेटेड कहलाएगा, और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी हम लोगों के लिए बनता है दवा के सिलेक्शन के लिए। और सातवां नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्कॉमिटेंट का, है ना। कॉन्कॉमिटेंट, इसमें सिम्टम्स को स्कैटर्ड किया गया, मैंने बिखरा हुआ है, और एसोसिएटेड लक्षण को यहाँ पर देने का कोशिश किया। हीट विथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, स्वेट विथ एसोसिएटेड सिम्टम्स, बिफोर फीवर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर इत्यादि देने का कोशिश किया गया। बुखार आने के पहले, बुखार होने के समय में, बुखार के बाद में, है ना। ये हम लोग का बड़ा आसान होता है। कोई पेशेंट आता है, कहता है आपको कि डॉक्टर साहब पहले जाड़ा देता, पहले पूरा देह शिवरिंग होता है, पूरा देह में शिवरिंग होता है, उसके बाद में बहुत गर्मी के जैसा महसूस होता है थोड़ा देर के बाद में, और थोड़ी देर के बाद में पसीना आने लगता है, और उसके बाद से हमारा बुखार जो है तो उतर जाता है। इसको सक्सेशन ऑफ स्टेजेज कहते हैं, माने फीवर का स्टेज का आना और कैसे उसका व्याहत हुआ और कैसे जाना। दूसरा होता है फीवर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है
या अचानक बढ़ता है और धीरे चला जाता है। तो ये सारे सेक्शन जो हैं सो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्रीवेशन इन एम्यूलेशन जो है सो अल्ट्रेशन इन हेल्थ स्टेट की चर्चा की गई है। एग्रीवेशन अकॉर्डिंग टू टाइम की चर्चा की गई है। फिर एग्रीवेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस की चर्चा की गई है। और एम्यूलेशन बाय पोजीशन एंड सर्कमस्टांसेस की चर्चा की गई है। आपको मैंने बताया था कुमैडो और कुनैंडो। कुमैडो में जनरल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस की बात है, कुनैंडो में टाइम की बात है। तो ये कुमैडो और कुनैंडो का जॉइंट फीचर्स जो है सो एग्रीवेशन एंड एम्यूलेशन पार्ट में आपको दिखलाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को समझने का प्रयास करना है थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स का। इसमें एग्रीवेशन एम्यूलेशन में बहुत सारे कंडीशंस को कवर किया गया है। कंडीशंस का मतलब अवस्था है ना, जैसे वेदर है, ये सब एक अवस्था है। फिर इसमें एम्यूलेशन का तो बहुत ही कम है। आप देखिएगा एग्रीवेशन का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, बहुत सारे एग्रीवेशन दिए गए हैं, लेकिन एम्यूलेशन बहुत कम है। पहले ज़माने में लोग रोग को वृद्धि पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट किया करते थे और एम्यूलेशन जो आराम हो जाता था उसको बाहर से प्रयास की बात की जाती थी, तो उसे दवा के रूप में माना जाता था, है ना। एम्यूलेशन को जो प्रयासों से किया जाता है, जैसे कि आपको ठंड लग रही है तो आपको चादर ओढ़ा दिया गया तो आराम हुआ, तो चादर ओढ़ना आराम हो गया, एक रूब्रिक्स तो बन जाता है कॉपर एम्यूलेट। लेकिन पहले कहा गया ये तो दवा हो गया, है ना, ये दवा हो गया। इसीलिए बहुत सारे एम्यूलेशंस को इस रिपोर्टरी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। बाद वाले रिपोर्टरी में आपको बहुत सारे एम्यूलेशंस जो आए हैं, लेकिन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स में एम्यूलेशंस की संख्या बहुत कम है, एग्रीवेशंस की संख्या बहुत ज़्यादा है। कहा कि जो भी एम्यूलेशंस आए हैं वो एम्यूलेशंस आपको सर्कमस्टांशियल एम्यूलेशंस की बात है, जैसे टाइम के साथ में, है ना, समय के साथ में। अगर बुखार बढ़ रहा है और इस समय में घट जाता है तो उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन जो प्रयास से एम्यूलेशन हुआ, चादर ओढ़ने से एम्यूलेशन हुआ, ठंडा पानी से नहा लेने से एम्यूलेशन हुआ, ये आपका प्रयास से हुआ, तो उसको एम्यूलेशन को इसमें कंसिडर नहीं किया गया है। तो इस बात का हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कौन सा एम्यूलेशन, एक होता एम्यूलेशन है जो कि आप प्रयास करते हो अपने आप को राहत पहुंचाने के लिए, और दूसरा है कि अपने आप हो जाता है ना। तो अपने आप वाला को उन्होंने महत्व दिया है, और जो प्रयास से जो एम्यूलेशन हो जाता है उसकी महत्व इस रिपोर्टरी में नहीं दी गई है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर है जो कि रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज है। हमने आपको रिलेशनशिप पर एक अलग लेक्चर दिया था काफ़ी, जो कि एक अलग उस समय में एंटीसोरिक रेमेडीज में से शुरुआत की गई थी, और उसके बाद में इस किताब में आकर के इसमें ऐड किया गया है। 1836 में ये पब्लिश हुआ था रिलेशनशिप, है ना। और इसको फिर पहले कॉन्कॉर्डेंस कहा गया था, जैसे मैंने आपको बताया था, लेकिन एलेंस ने इस कॉन्कॉर्डेंस वर्ड को हटा करके यहाँ पर थेराप्यूटिक पॉकेट बुक में रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज नाम दिया है ना। ये रिलेशनशिप एक बृहत, खाली कॉन्कॉर्डेशन मतलब होता है ये लय, है ना, और रिलेशनशिप मतलब अच्छा या बुरा दोनों, है ना, अच्छा या बुरा दोनों। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब होता है कि उसका एक यूनिफॉर्मिटी में आगे बढ़ना। कॉन्कॉर्डेंस एक म्यूजिकल वर्ड है, तो वो कॉन्कॉर्डेंस में नहीं होकर के कहा कि ये अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, आगे मैंने अच्छा रिलेशन हो सकता है और बुरा रिलेशन हो सकता है। ये थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के अंदर में लास्ट चैप्टर है। आपको मैंने बहुत ही डिटेल से रिलेशनशिप के विषय में चर्चा किया हूँ, क्योंकि रिलेशनशिप ऑफ मेडिसिन आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्योंकि हर एक दवा जो क्रॉनिक डिजीज में आप करते हो या दवा देते हो, तो दवा देना हमेशा सही या गलत की बात आ जाती है, यानी कि आपके द्वारा भी गलती होती है और रोगी के लिए भी वह गलत होता है। तो
सही और गलत अगर होता है, प्रभाव होता है, सही दवा का भी गलत अगर एग्रीवेशन हो गया या बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो गया, तो एक आपके पास में तैयार रहना पड़ता है कि इसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था हम क्या करें, है ना। उसका अल्टरनेटिव उपाय यह हो गया है तो उसके जगह पर हम क्या करें। तो जब तक आप रिलेशनशिप को ध्यान में रख करके नहीं करेंगे तो उसे हम लोग अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कहते हैं। अल्टरनेटिव व्यवस्था उसको कहते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था उसको कहते हैं कि इसके जगह पर हम क्या ये सिचुएशन स्थित हुआ, वो कौन सा स्थिति होगा जो कि उसको कंपेटेबल होगा, उसके समतुल्य होगा। ये चीज़ को हम लोगों को सोच करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो छात्रों, ये हम लोग के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप का है। अरेंजमेंट ऑफ द चैप्टर इन द रिलेशनशिप में जो अरेंजमेंट किया गया है रिलेशनशिप चैप्टर में, ये आपको हर एक सेक्शन में रेमेडीज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। और यह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है तो आपको पूरे रिपोर्टरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पूरे रिपोर्टरी में देखने को मिलेगा। और हर एक रेमेडी को रूब्रिक्स में डिवाइड किया गया है जनरल सेक्शन के जैसा। जैसे जनरल सेक्शन में जैसे डिवीजन है, उसी तरह से हर एक रूब्रिक्स में मेडिसिन को डिवाइड किया। जैसे आप देखिएगा कि 12 हर एक दवा के लिए 12 सेक्शन दिए हुए हैं, 12 सेक्शन। जैसे अगर एक्वानाइट है तो उसमें माइंड है, लोकेलिटीज है, सेंसेशन है, ग्लैंड है, बोन है, स्किन है, स्लीप एंड ड्रीम्स है, ब्लड सर्कुलेशन एंड फीवर है, एग्रीवेशन टाइम एंड सर्कमस्टांसेस है, और अदर रेमेडीज है, और फिर उसके बाद में एंटीडोट है और इंजूरियस है। ये 12 हेडिंग बनाए गए हैं रिलेशनशिप के। संबंध जो है सो 12 मान एक दवा का दूसरे जिन दवा से संबंध होगा उसको 12 भाग में बांटा गया है ना। माइंड में क्या संबंध है, लोकेशन में क्या संबंध है, सेंसेशन में क्या संबंध है, इसको ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। आपका नेट्रम्यूर मेडिसिन है और आपका इग्नेशिया मेडिसिन है और सिपिया मेडिसिन है। तो तीनों मेडिसिन मेंटल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर तीनों मेडिसिन को एक जगह पर कंपेयर करने में आपको आसान हो जाएगा। तो आपको जब इस तीनों दवा को देखिएगा तो आप मेडिसिन को डिस्टिंग्विश कर ले सकते हैं। जैसे अगर नेट्रम्यूर का पेशेंट है, कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स होता है, सिपिया को कॉन्सोलेशन से कोई प्रभाव नहीं होता है, तो आपको पता चल जाता है कि यह हमको सिपिया देना है कि नेट्रम्यूर देना है, ठीक है ना। उसी तरह से सेंसेशन का कंपैरिजन है, उसके बाद ग्लैंड का कंपैरिजन है, किस तरह के ग्लैंड है, कहाँ के ग्लैंड है, बोन्स का कंपैरिजन है। ये जो आपको रिलेशनशिप जो है तो वहाँ पर दवा दे करके आप उसको कंपेयर, उस जगह के आधार पर उसको कंपेयर कर सकते हैं। हम लोग जनरली दवा का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी जब करते हैं तो पूरे ऑन द होल करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप आपको सिखाता है कि दवा का रिलेशनशिप जो है कंपैरिजन है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर आपको ये भी देखना होता है कि दो दवा के बीच में जो संबंध कैसा है। अगर ये देंगे तो उसके बाद में अगर दो दवा देंगे तो वह एंटीडोट कर देगा कि नहीं। अगर एंटीडोट कर दिया तो आपका पहले का जो काम हुआ था वो सब बेकार हो जाएगा। फिर एक ये भी देखना होता है कि वह दवा का संबंध अच्छा है कि नहीं। अगर दुश्मनागत संबंध होगा तो नई दवा दी गई, उससे उसका कष्ट में रोगी की स्थिति में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोगों को आसानी से यहाँ पर करना है। सभी चैप्टर्स का एक दूसरे से कॉरस्पॉन्डेंस है ना। ये कहते हैं हर एक रूब्रिक्स चैप्टर में correspond to the general section heading और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक्स में है ना। और 2 या 3 एडिशनल रूब्रिक्स सभी जगह पर दिए गए हैं। फिर अदर रेमेडीज भी दिया इसमें आपको करके दिया हुआ है। ये बहुत आप अगर एक एक पन्ना उलट करके एक बार देखने का, अध्ययन करने का कोशिश कीजिए इस रिपोर्टरी को, है ना। इस रिपोर्टरी को अगर एक एक पन्ना को उलट करके आप देखिएगा तो आपको
बहुत अच्छा से इस रिपोजिटरी का व्यवहार कर सकते हैं। और वास्तव में मैं देखता हूँ कि यह रिपोजिटरी जो है सो अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिपोजिटरी है और इसका स्थान यह हम लोगों को बहुत रास्ता दिखलाया है। रिपोजिटरी के लिए, रिपोर्टराइजेशन करने के लिए, रिपोजिटरी को प्रयोग में लाने के लिए, प्रैक्टिकल यूज के लिए, अगर बॉर्निंगटन के थेरापेटिक पॉकेट बुक्स को आप नहीं अच्छी तरह से समझेंगे तो किसी भी रिपोजिटरी का आप इस्तेमाल सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए रिपोजिटरी का आपको थेरापेटिक पॉकेट बुक्स की जानकारी अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए छात्र लोग, आप लोग इस बात को दिमाग में रखिए और इसको मनन करने का कोशिश कीजिए, इस किताब को देखने का कोशिश कीजिए, जिससे कि आप रिपोजिटरी में आपकी आस्था बढ़ेगी, रिपोजिटरी को आप यूज करने के कैपेबल होंगे और आप रुचि जब अगर रिपोजिटरी में आपका बढ़ता है तो आप का प्रैक्टिस जो है, आपका क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग, मेडिसिन का अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ जाता है। अगर मेडिसिन के अंडरस्टैंडिंग को आप बढ़ाना चाहते हैं, दवा को समझना चाहते हैं, तो रिपोजिटरी का प्रयोग करना शुरू कीजिए, रिपोजिटरी को समझने का कोशिश करना शुरू कीजिए, क्योंकि रिपोजिटरी आपको दवा के मेट्रिया मेडिका के हर एक दवा के पास में बहुत नज़दीक से ले आता है। जो दवा कभी पढ़े नहीं, सुने नहीं, वो भी आपको समझ में आने लगता है और आप उस बात को समझने लगते हैं। इस तरह से अध्ययन आपका, और जब तक आप दवा से वाकिफ होना ना सीखिएगा, जब तक दवा का प्रयास करना, उपयोग करना नहीं सीखिएगा, तब तक आप रिपोजिटरी का ये होम्योपैथिक मेडिसिन का आप सही ढंग से प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवा को थेराप्यूटिकली कभी नहीं किया जा सकता है और आप असफल होते रहेंगे जब तक आप ये सोचेंगे कि बुखार के लिए बेलाडोना है, इसके लिए नक्सभूमिका है, इसके लिए वो है, इसके लिए ये है। इस ढंग की सोच को बदलिए। अगर है तो उसको दिमाग से निकालने का कोशिश कीजिए, लक्षण को ही देखने का कोशिश कीजिए और रिपोर्टोरियल टोटलिटी को देखने का कोशिश कीजिए। यह टोटलिटी ही आपको दवा के पास में ले आएगा। ये प्रयास करने का आवश्यकता है, इसे जान समझने की आवश्यकता है। यह आपको होम्योपैथी के पास आ जाने के लिए मदद करेगा। तो हम लोगों ने आज थेरापेटिक पॉकेट बुक्स का विस्तार से जो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर से हम लोगों ने किया था, आज ये थेरापेटिक पॉकेट बुक्स का अध्ययन हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे और मुझे लगता है कि आप लोग इसको अच्छा से समझेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इस चैप्टर को फिर से, इस लेक्चर को फिर से दोबारा सुनने का कोशिश कीजिए, आपको और भी ये होगा। तो आज के साथ में, इसके साथ में मैं इस लेक्चर का यहाँ पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर यू ऑल।